मॉर्निंग एवरीवन। आज हम चैप्टर नंबर 14 कारक और कारक का नाम है अधिकरण कारक। छात्रों, हमने चैप्टर 8 से लेकर 14 तक हमने कारक ही पढ़ा, यानी हमने कर्ता कारक से लेकर के अधिकरण कारक तक सभी कारक पढ़ लिए हैं क्रम से। आज हम हमारे इस चैप्टर का अंतिम कारक पढ़ने जा रहे हैं, अधिकरण कारक। आइए हम इसकी परिभाषा जानते हैं। अधिकरण कारक किसे कहते हैं, इसका विभक्ति चिन्ह क्या होता है और अधिकरण कारक में कौन सी विभक्ति होती है। कारक यह ऊपर दिया है, कस्मिन, कयोहो, केशु। कस्मिन का अर्थ होता है किसमें, कयोहो किन दो में और केशु किन सब में, यानी एक वचन, द्विवचन और बहुवचन का यहाँ सर्वनाम शब्द किम उनसे बने हुए रूप हैं पुल्लिंग के। आइए अब हम इसका कुछ वाक्य पढ़ते हैं। खगाः वृक्षे वसन्ति। खगाः पक्षी, वृक्षे पेड़ पर, वसन्ति रहते हैं। पक्षी पेड़ पर रहते हैं। अब यहाँ पर वृक्षे में अधिकरण कारक हुआ है। कार्य जिस स्थान पर या में पूरा हो उस स्थान को बताने वाले शब्द में अधिकरण कारक का प्रयोग होता है। कि जिस स्थान पर, यानी किस स्थान पर कार्य पूरा हो रहा है उस स्थान को बताने वाले शब्द में, जैसे कि यहाँ एक उदाहरण दिया गया है, खगाः वृक्षे वसन्ति, यानी कार्य कहाँ पूरा हो रहा है, यानी वसंती न रहते हैं तो कहाँ रहते हैं, वृक्ष पर, यानी उसका अधिकरण क्या है, वृक्ष है। तो यहाँ पर अधिकरण कारक हुआ है और अधिकरण कारक में सप्तमी विभक्ति होती है तथा इसका विभक्ति चिन्ह में या पर होता है। अधिकरण कारक के लिए सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होता है। वाक्य देखिए, मीनाः जले तरन्ति। मीनाः मछलियां, जले जल में, तरन्ति तैर रही हैं या तैरती हैं। अब यहाँ कार्य कहाँ हो रहा है, तैरने का, जल में, तो उसका अधिकरण क्या है, जल, इसलिए यहाँ पर अधिकरण कारक जल में हुआ है और इसका अर्थ होता है जल में। मछलियां जल में तैर रही हैं। भक्ताः देवालये अर्चयन्ति। भक्त मंदिर में अर्चना करते हैं या पूजा कर रहे हैं, पूजा करते हैं। देवालय किस पे पूजा करते हैं, उसका पूजा करने का स्थान कहाँ है, देवालय, देवालय लगा हुआ है। तो यानी सप्तमी विभक्ति में यह पहचान है कि पुल्लिंग का यदि शब्द होता है तो एक ही मात्रा लगी हुई होती है, तो वह सप्तमी विभक्ति का शब्द रूप होता है। मंदिर में अर्थ होता है इसका मंदिर में। भक्ताः देवालये अर्चन्ति, भक्त मंदिर में पूजा करते हैं, अर्चना करते हैं। छात्राः कक्षायां पठन्ति। छात्र कक्षा में पढ़ते हैं। पढ़ने की क्रिया कहाँ हो रही है, कक्षा में, इसलिए कक्षायां में सप्तमी विभक्ति यानी अधिकरण कारक हुआ है। छात्र कक्षा में और अर्थ है में, कक्षा में पढ़ते हैं। सूर्यः कदा उदयति। सूर्य कब उदय होता है, सूर्यः प्रभाते उदयति। सूर्य प्रभात में उदय होता है। यहाँ प्रभाते में सप्तमी विभक्ति हुई है, अर्थ है सुबह या प्रातः काल में, और यहाँ कारक हुआ है अधिकरण कारक। तो छात्रों, इस प्रकार से हमें कारक पहचानने में सहायता होती है यदि हमें उसकी परिभाषा याद है और यदि हमें उसके शब्द रूपों का ज्ञान है। तो एक परिभाषा और बताना चाहूँगी कि क्रिया की सिद्धि में जो आधार होता है उसकी अधिकरण संज्ञा होती है। जैसे एक उदाहरण है कि राजा सिंहासन पर बैठता है। अब बैठना एक क्रिया है
और इस क्रिया को पूरा करने के लिए, बैठने के लिए उसका आधार क्या है? सिंहासन। तो सिंहासन में अधिकरण संज्ञा होगी, अधिकरण कारक होगा। और विभक्ति अगर हम पहचानेंगे तो उसमें अधिकरणे अर्थात सिंहासने, तो सिंहासन में सप्तमी विभक्ति होगी। तो क्रिया की सिद्धि में जो आधार होता है उस आधार की अधिकरण संज्ञा होती है और अधिकरण में सप्तमी विभक्ति होती है तथा उसका अर्थ उसका विभक्ति चिन्ह में पर होता है। आइए अब हम कुछ वाक्य और पढ़ते हैं। त्वं कस्मिन् नगरे वससि, तुम किस नगर में रहते हो? यहाँ पर कस्मिन् नगरे, किसमें? नगरे, नगर में। तो किस नगर में, दोनों में ही सप्तमी विभक्ति है। यहाँ पर नगरे में अधिकरण कारक हुआ है। अहं दिल्ली नगरे वसामि, यहाँ पर रहने की क्रिया हो रही है। तो रहने का आधार क्या है? वह कहाँ पर रहता है? यानी दिल्ली नगर में, तो दिल्ली नगर उसका अधिकरण है। यहाँ पर अधिकरण कारक हुआ है, कारक पूछे तो, और यदि विभक्ति पूछी जाए तो यहाँ हम लिखेंगे सप्तमी विभक्ति। मैं दिल्ली नगर में रहता हूँ। न्यायालये न्यायाधीशं न्यायं करोति, तो करोति करता है। तो किस में न्याय करता है? तो वहाँ न्यायालय, न्यायालय में। तो यहाँ पर न्यायालय में अधिकरण कारक और विभक्ति है सप्तमी विभक्ति कि न्यायाधीश न्यायालय में न्याय करता है। अगला, मृगाः कुत्र भ्रमन्ति, हिरण कहाँ घूमता है? मृगाः वने भ्रमन्ति, भ्रमन्ति एक क्रिया है और इस घूमने की जो क्रिया को पूरा करने के लिए, घूमने के लिए उसका आधार क्या है? वने। तो जो उसका आधार होता है, आधार में अधिकरण कारक होता है और विभक्ति होती है सप्तमी विभक्ति। अतः यहाँ वन में अधिकरण कारक है और विभक्ति है सप्तमी विभक्ति। इसका अर्थ है वन में या वन पर, किंतु यहाँ पर जो अर्थ निकलेगा वही लेंगे कि मृगाः वने भ्रमन्ति, हिरण वन में घूम रहे हैं या घूमते हैं। तो यहाँ पर अर्थ वन में निकला तो हम में लगाएंगे, हिरण वन में घूमते हैं। आश्रमेषु तापसः यज्ञं कुर्वन्ति, कुर्वन्ति क्रिया है और करने की क्रिया कहाँ हो रही है, उसका आधार क्या है? यज्ञ कर रहे हैं। तो यज्ञ कहाँ कर रहे हैं, वह उसका आधार है आश्रमेषु, आश्रम में। अतः आश्रमेषु में अधिकरण कारक तथा सप्तमी विभक्ति हुई है और इसका अर्थ निकलेगा आश्रम में, आश्रमों में बहुवचन है, आश्रमों में तपस्वी यज्ञ करते हैं। तो इस प्रकार से हमने इन वाक्यों के माध्यम से अधिकरण कारक तथा विभक्ति की पहचान की। अब हम कारक से संबंधित यहाँ क्रीड़ा क्षेत्रम चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं। क्रीड़ा क्षेत्रम का अर्थ होता है खेल का मैदान। मम विद्यालये विशालं क्रीड़ा क्षेत्रम अस्ति, मेरे विद्यालय में एक बड़ा खेल का मैदान है। क्रीड़ा छात्राः क्रीड़ा क्षेत्रे पादकन्दुकेन क्रीडन्ति, छात्राः छात्र क्रीड़ा क्षेत्रे खेल के मैदान में पादकन्दुकेन अर्थात होता है फुटबॉल से, पादकन्दुक फुटबॉल और प्रत्यय विभक्ति लगने से फुटबॉल से क्रीडन्ति खेलते हैं। छात्र खेल के मैदान में फुटबॉल से खेलते हैं। कैचित् छात्राः क्रीडायां निपुणाः सन्ति, कुछ छात्र खेल में कुशल हैं। तत्र तरणतालम् अपि अस्ति,
व्यायाम शिक्षकः छात्रेभ्यः नियमान् कथयति। व्यायाम शिक्षक छात्रों से नियमों को कहता है या नियम बताता है। क्रीडने छात्राणां रुचिः अस्ति। खेलने में छात्रों की रुचि है। आकाशे मेघाः उच्चैः गर्जन्ति। आकाश में बादल तेज गरजते हैं। उच्चैः का अर्थ होता है जोर से या तेज, जोर से गरजते हैं या गरज रहे हैं। छात्राः शीघ्रतया कक्षायां गच्छन्ति। छात्र शीघ्रता से कक्षा में जा रहे हैं। अब यहाँ कहाँ अधिकरण कारक तथा विभक्ति में हम पढ़ते हैं तो सप्तमी विभक्ति हुई है। देखिए फर्स्ट लाइन में विद्यालय में मेरे विद्यालय में बड़ा खेल का मैदान है। दूसरा ही क्रीड़ा क्षेत्र खेल के मैदान में कि छात्र खेल के मैदान में फुटबॉल से खेलते हैं। यहाँ तृतीय विभक्ति हुई है। केचित् छात्राः क्रीडायां निपुणाः सन्ति। अब यहाँ पे क्रीडायाम में भी सप्तमी विभक्ति हुई है, अधिकरण कारक हुआ है, परंतु यह स्त्रीलिंग का है क्रीड़ा, इसलिए यहाँ पे क्रीडायाम लगा। जब पुल्लिंग का होता है या नपुंसकलिंग का होता है तो एक ही मात्रा लगती है एक वचन में। फिर आया है तरणताले, यह भी नपुंसकलिंग का है, इसलिए यहाँ पे तरणताले तरणताल में, यह भी सप्तमी विभक्ति का और कारक है, अधिकरण कारक, यहाँ अधिकरण संज्ञा हुई है। फिर है क्रीडने खेलने में, यहाँ पे भी सप्तमी विभक्ति अधिकरण कारक हुआ है। आकाशे, यहाँ पे भी सप्तमी विभक्ति अधिकरण कारक। और कक्षायाम, यह भी स्त्रीलिंग का है, इसलिए यहाँ पे भी याम लगा है। सप्तमी विभक्ति एक वचन स्त्रीलिंग का, कक्षा में। तो आज हमने अधिकरण कारक की परिभाषा, विभक्ति और उसके कारक चिन्हों को पढ़ा और पहचाना। आज हमारा कारक टॉपिक यही समाप्त होता है। आप कर्ता से लेकर अधिकरण कारक तक सभी कारक का अध्ययन करते रहे। कारक अनुवाद के लिए खास होते हैं। जब तक आप कारक का अभ्यास नहीं करेंगे आप हिंदी अर्थ नहीं कर सकते, इसलिए हिंदी अर्थ के लिए आप कारक का अभ्यास अधिक से अधिक करें। धन्यवाद।